नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस महान व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है विकास कपूर सर। तो आइए मिलते हैं विकास सर से। नमस्ते सर। ओम साई राम। ओम साई। आपका स्वागत है सर। आप सबका स्वागत है विजय भाई, आपका स्वागत है साईं सर बाबा थोड़ा की आवाज जी। थोड़ी आवाज लग रहा है, थोड़ा सा आवाज ये कम आ ये रही है। अपने पास कर लीजिए सर। हाँ अच्छा, ये तो मैंने लगाया नहीं, हाँ लगाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। अभी देखिए आवाज ठीक आ रही है। परफेक्ट सर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट, ठीक ठीक। बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी सही आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास सर माइथो किंग है। बहुत सारे उन्होंने धार्मिक सीरियल लिखा है। तो सर, सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा सर। देखिए, मैं कानपुर में जन्मा और कानपुर में ही जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। जी लेकिन घर में जो संस्कार मिले, घर का जो वातावरण था, परिवार का जो वातावरण था, वो बहुत जी सात्विक, बहुत संस्कारिक और बहुत धार्मिक था। मैंने जी अपने जब बचपन में होश संभाला तो मैंने देखा मेरी दादी जो थी, वो घर जी का एक आंगन था, आंगन में एक अमरूद का पेड़ था, उसके नीचे चबूतरा बनाया हुआ था। उस जी चबूतरे पे बैठ जाती थी रामायण लेकर, और आसपास के 10 20 25 बुजुर्ग इकट्ठा हो जाते थे और उनके से जी पूरा रामायण पाठ चलता था, चर्चा चलती थी। तो आरंभिक जी संस्कार यहाँ से शुरू हुए। मेरी माँ जो थी वो एक अच्छी कवित्री थी, मंचों पे कविता पाठ किया करती थी। तो ये जी सारे संस्कार मेरे जीवन में आए। वैसे तो मैं खत्री पंजाबी आदमी हूँ, धर्म जी से और हिंदू धर्म से विशेष रूप से हम लोग का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। दादी हमारी गुरुद्वारे जाया करती थी, जी बट दादी ने जो संस्कार दिए, उनको हनुमान जी का इष्ट था और उन्होंने जो संस्कार दिए, वेद पुराण उपनिषद स्मृतियां वो पढ़ती थी। इतना शौक था उनको पढ़ने का, और उनसे जी धीरे 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 हम लोगों ने लेना शुरू किया। माँ का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, मेरी बहन जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, और पूरे परिवार का, जो हमारा परिवार का एक वातावरण और वातावरण का संबंध था, उसने जी हमको इस दिशा में आने की प्रेरणा दी। सच कहता हूँ कि जो परिवार से मिला, उस परिवार का दिया हुई आज मैं खा रहा हूँ। जी तो ये संस्कार मुझे बचपन में मेरी दादी से, मेरी माँ से, मेरी बहन से मिले, वो संस्कारों से ही मैंने अपना जीवन चलाया। जीवन में गुरु भी आए, उन गुरुओं का भी बड़ा अच्छा आशीर्वाद और बड़ा मार्गदर्शन रहा, जिनसे मैं आगे बढ़ता गया। तो मूल रूप से मैं गुरुओं के साथ साथ अगर किसी को श्रेय देता हूं तो अपने परिवार को देता हूं। मेरी क्या दादी बात। में एक विशेषता थी विजय जी, कि जी वो, शायद मुझे लगता है कि ऐसा प्रकांड विद्वान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जो उनको था। किसी विषय पे आप वेद को लेकर, रामायण को लेकर, महाभारत उपनिषद को लेकर उनसे प्रश्न पूछ लीजिए, वो हर प्रश्न का उत्तर जानती थी, कभी उत्तर बताती नहीं। और वो हमेशा कहती थी, बेटा तुम एक काम करो कि शुक्ल यजुर्वेद का ये वाला तुम चैप्टर पढ़ लो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अब हम उसमें घुसते थे, हमको 3 दिन लगते थे उस जगह तक पहुंचने। उनको मालूम है वो शुक्ल जी यजुर्वेद बता रही है, सब बता रही है, लेकिन अपने आप बता नहीं देंगी ये उत्तर है। हम ढूंढते थे, और जब ढूंढ के जाते थे तो उनके पास एक लेमन जूस आता था। हम लोग जब छोटे थे तो लेमन जूस निकलता था उनके बैग से, और वो पकड़ा दिया था, तो भाई आज तुम्हारा इनाम है। तो उनसे कहते, दादी पहले ही मालूम तो बता देती। तो बेटा तुम ढूंढते नहीं ना फिर। तो वो जो ढूंढने की प्रवृत्ति, वो जो रिसर्च पैदा किया उन्होंने मेरे अंदर, उसके लिए जी सच में आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, पर सच में उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सिखाया कि रिसर्च होता क्या। एक बहुत छोटा सा वाकया मैं करके आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी होगा। जी एक बार रामायण का कुछ घर में पाठ चल रहा था, दादी पाठ कर रही थी, और एक जगह है, कपि मुद्रिका मेली मुखमाही जल दिलांग गए ओचर नहीं। तो मैंने जी दादी से पूछा, दादी हनुमान जी तो सेवक थे, और उन्होंने स्वामी की अंगूठी अपने मुंह में क्यों रख ली? मुंह में रखने से जूठी हो जाती है। तो दादी हंसने लगी, बोली, बेटा एक काम करो, सुंदरकांड पढ़ो। तो मैंने कहा, सुंदरकांड क्यों पढ़ो, उत्तर बताओ। बोले, नहीं उत्तर नहीं बताऊंगी, पढ़ो। तो हम्म, 2 दिन तक सुंदरकांड पढ़ने के बाद मुझे एक पंक्ति मिली, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो मेरे बात समझ में नहीं आई उतनी ज्यादा। मैं दादी के पास गया, देखो यहाँ पे मुद्रिका को लेकर ये लिखा है।
तो बोले बेटा उन्होंने मुद्रिका नहीं रखी थी, राम नाम रख लिया था। तो मैंने उसी दिन बता देती। बोले बता देती तो ढूंढता क्या। तो ढूंढते ये क्या। भाव था उनका, जो प्रवृत्ति थी, जानती सब थी लेकिन ढूंढवाती हमसे थी। इसने मेरे अंदर एक रिसर्च पैदा किया, एक लेखक पैदा किया, और उस लेखक को ही मैंने अपना जीविका बना लिया। क्या बात, क्या बात है। सर फिर ये बताइए कि आप कानपुर से मुंबई कब और क्यों आए। देखिए, बड़ा दिलचस्प और बड़ा नाटकीय सा किस्सा है जी कि मेरी रुचि राजनीति में बहुत थी और मैं भारतीय जनता पार्टी के संग जुड़ गया। जी और उस समय हमारे जो इस समय उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं श्री सतदेव पचौरी, ये युवा मोर्चा का अध्यक्ष होते थे और मैं इनका महामंत्री बन गया। और मेरे संग रवीन पाटनी साहब थे, वो भी बाद में अध्यक्ष बने। इस समय वो जी मेयर है कानपुर के। तो लेकिन राजनीति जगह ऐसी है जहाँ झगड़े बहुत होते हैं, आपका वातावरण स्तरीय होता नहीं है। और मेरी माँ को उन चीजों से बड़ी घृणा जैसी थी। वो पसंद नहीं कर रही थी कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं। तो वो मुझे दिन भर परेशान करती थी कि तुम छोड़ो लाइन, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम अलग कुछ सोचो, तुम लेखक आदमी हो। उन दिनों कानपुर से जितने भी अखबार निकलते समय मेरे आर्टिकल्स आ रहे थे, जागरण में या आज में, विश्वामित्र में। विश्वामित्र में तो एक सीरीज चल रही थी रमता योगी, कम से कम मैंने कुछ नहीं तो 300 350 आर्टिकल्स लिखे थे उसके लिए। जी तो मुझे भी ऐसा मतलब बहुत मजा नहीं आ रहा था राजनीति में, क्योंकि जो वातावरण में देख रहा था मेरे योग्य नहीं था। तो जी मैं धीरे धीरे हट रहा था। एक नारायण सहाय चौधरी साहब थे, अभी नहीं रहे बेचारे, वो जी थिएटर किया करते थे। तो उनके जी थिएटर पे मेरा थोड़ा रुचि थी, मैं वहीं क्रिकेट खेलने जाता था। तो मैं धीरे धीरे उनके संग जुड़ गया और नाटक में मैंने काम करना शुरू किया। कुछ दिनों में मैंने अपनी एक संस्था बना ली, कलाविद नाट्य संस्था, और उससे लेके अपने नाटक शुरू कर दिए। जी इन नाटकों के सिलसिले में दो बड़ी घटनाएं मेरे जीवन में हुई। कुछ नाटक करने के बाद मुझे कानपुर में एक चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें कल्चरल कोऑर्डिनेटर की नौकरी मिल गई। और मैं उसमें बच्चों को जाके थिएटर और कल्चरल जितनी एक्टिविटीज है सिखाता था। मेरी एक टीम थी, के शुक्ला, पम्मी, मेरा एक दोस्त थे सरदार जी, वो सब हम लोग अपना वहां जाके काम किया करते थे, म्यूजिक और कल्चर सिखाया करते थे बच्चों को। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बच्चे काहे के थे। तो पटियाला जानी थी ट्रिप, और पटियाला ट्रिप जानी थी, पता नहीं क्या हुआ, एक बड़ी घटना मेरे जीवन में घटी उस दिन कि पूरी टीम निकल गई मेरे घर पे, मुझे बस लेने आई। मेरे पापा ने सर मुझे कभी कहीं जाने से रोका नहीं। वो पहला अवसर था जब पापा ने शाम को 7 बजे मेरे घर के दरवाजे में बस खड़ी थी और जी बाबूजी ने बोला कि आप नहीं जाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगा। बोले बस मेरी इच्छा है, आप नहीं जाओगे। बहुत थोड़ा सा मन मुटाव, गुस्सा भी हुआ बाबूजी से। मम्मी ने कहा बेटा वो कभी कहते नहीं, आज कह रहे तो मान जाओ। सर टीम चली गई। फर्स्ट जी डे जहाँ पे हमारा इवेंट शुरू हुई, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल था, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल पटियाला में। फर्स्ट डे हमारी टीम ने एक माइम जीता, चंद्रशेखर आजाद। और सेकंड डे हम लोग, हमारा डायरेक्ट का एक नाटक था सत्यदेव, अपना ज्ञानदेव अग्निहोत्री का दंगा। वो जी दंगा नाटक हमारा परफॉर्म होना था, रात में आतंकवादी आए और हमारी टीम के 11 लड़के मार दिए। ओहो और इसमें सिर्फ 2 व्यक्ति जीवित बचे, एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं अतीक अहमद और एक रामचंद्र जी। ये 2 व्यक्ति जीवित बचे। पता नहीं पिताजी को क्या इंट्यूशन हुआ था, उन्होंने पूरी टीम से कहा था आप लोग भी मत जाओ। मुझे तो रोक ही लिया था जबरदस्ती, लेकिन उनको नहीं रोक पाए थे। तो वो घटना के बाद फिर बड़ा अजीब सा घर में माहौल हो गया। मेरी इच्छा है, क्योंकि 11 लड़के एकदम साथ के मरे थे और इतना बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ था, बहुत अखबारों में छपा, काफी दिन तक ऐसा रहा, किसी चीज में मन नहीं लगता था। बट फिर मेरे एक बहुत आदरणीय आचार्य जी हैं, पंडित दीपक राजी। उन्होंने एक दिन मुझे संपर्क किया और बोला कि ऐसा है, पंडित दीनदयाल विद्यालय का एक रजत जयंती समारोह है और एक नाटक करना है, तुमको डायरेक्ट करना होगा विद्यालय में आके। जी तो मैं तो इच्छुक नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी। फिर भी आचार्य जी का आदेश था, मैं मना नहीं कर पाया। मैंने ठीक है आऊंगा। जब नाटक पढ़ा, पंडित ओम शंकर त्रिपाठी का नाटक था युग पुरुष, और जी चाणक्य के ऊपर था। मैं वो नाटक डायरेक्ट कर रहा था, बच्चों को तैयार कर दिया मैंने। तो पता लगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश उसमें चीफ गेस्ट आ रहे हैं। और एन मौके पे देखिए चंद्र प्रकाश जी का कुछ ऐसा कार्यक्रम आ गया कि वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने डॉक्टर साहब आप नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी को आपको भेजना पड़ेगा, आप दूसरा कोई बंदोबस्त कर दो। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बंदोबस्त किया नीतीश भारद्वाज का। देखिए विजय जी, ये नियति है, आपकी बिल्कुल डेस्टिनी बिल्कुल कैसे आपके संग खेलती है, इससे बड़ा उदाहरण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नीतीश भारद्वाज वहां पहुंचते हैं,
पंडित ओम शंकर त्रिपाठी जी का लिखित नाटक युग पुरुष देखते ही मेरे द्वारा निर्देशित था। और नाटक देखने के बाद नीतीश मुझसे कहते हैं, विकास आप मेरे संग मुंबई चलोगे? मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? तो बोलते हैं मैं गीता रहस्य बना रहा हूँ और जी ये विषय तुम ही लिख सकते हो कि मैंने तुमको अभी, उन्होंने मेरे कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए थे कानपुर प्रवास के दौरान। तो बोले मैं समझ गया हूँ ये विषय तुम्हारा है, तुम्हारे हमने विश्वामित्र में आर्टिकल्स पढ़े हैं कुछ। तो मैं बड़ा संकोच में, मैंने सर मेरा यहाँ व्यापार है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा रहने का व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था, ना घूमने की व्यवस्था, ना फोन कुछ। तो बोले नहीं नहीं सब हो जाएगा इंतजाम, तुम उसकी चिंता मत करो मैं कर दूंगा। मैंने घर आके बाबूजी से पूछा, बाबूजी का चले जाओ, व्यापार था सब छोड़ के बाबूजी की आज्ञा मिल गई। तो फिर मैंने नीतीश जी को बोला भाई अब टिकट विकट का इंतजाम करा दो, मैं आ जाता हूँ। नीतीश जी मुझे लेके आए अपने घर में, कुछ 8-9 दिन 10 दिन उनके घर में ही रहा मैं। और वहां मैंने गीता रहे, वो मेरा पहला सीरियल था। ये बंबई आने का पूरा घटनाक्रम, कि जी विद्यालय का नाटक कर रहे थे युग पुरुष, नीतीश आए, नीतीश आके उन्होंने मुझसे कहा और मैं बंबई आ गया, नीतीश जी घर पे रहा। और उसके बाद फिर 11 महीने तक मैं फिल्म सिटी में 208 नंबर एक डीलक्स रूम हुआ करता था उस जमाने, विजय जी आपको याद होगा। तो उस जी डीलक्स रूम में मैं 11 महीने रहा, जहाँ पे मुझे नीतीश जी ने सारी व्यवस्था करके दी थी। वहीं बैठ के वहीं रहकर मैंने गीता रहस्य का लेखन किया। गीता रहस्य लिखते लिखते ही मेरे पास काफी काम आने लगा था। चंद्रकांत गौर जी से मेरे संबंध बन गए थे और वो उस समय माँ सीरियल बना रहे थे जी टीवी का, या फिर वो सत्यनारायण व्रत कथा कर रहे थे, एक सीरियल कोई कर रहे थे। तो वो जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं शो कर रहा हूँ, तुम करो इसको। मैंने किया वो शो। तो एक संबंध बनता है। जैसे ही गीता रस खत्म हुआ, फिर बॉम्बे से वापस जाने की बात थी, तब तक मुझे राज बब्बर साहब का मैं दिल्ली हूँ मिल गया। तो मैं दिल्ली से यात्रा चल पड़ी। ऐसे चलते 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 चंद्रकांत गौर जी, मैंने मलाड में बंबई में घर खरीदा था, तो जी कानपुर गया हुआ था माँ को लाने के लिए यहाँ। तो चंद्रकांत जी का फोन आया कि विकास, ओ सॉरी, चंद्रकांत जी का फोन है, वेद प्रकाश जी का फोन आया कि भाई चंद्रकांत गौर से मिल लीजिए। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई धीरज कुमार साहब एक राइटर ढूंढ रहे हैं ओम नमः शिवाय के लिए, तो आप मिल लीजिए। तो मैंने कहा मैं जी तो कानपुर में लौट के आके मिलूंगा। जब मैं मिलने गया तो धीरज जी ने मुझे बताया कि इस शो को पहले राही मासूम रजा साहब लिख रहे थे, फिर अचला नागर जी लिख रही थी, और फिर मैं चाहता हूँ कि आप इस बोर्ड पे आए। तो मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, राही साहब जैसे राइटर, अचला जी ऐसी राइटर लिख रही थी। तो मैं ओम नमः शिवाय के 109 नंबर एपिसोड से जुड़ा और फिर बाद में 242 जितने भी एपिसोड लिखे गए मैंने ही लिखे, और एक अच्छा काम हुआ मेरे हाथ से। उसके बाद से फिर लोगों ने मुझे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना जिसको कहते हैं, शुरू कर दिया। और एक सिलसिला चल पड़ा फिर तो सीरियल्स का। धीरज जी के संग बहुत सारे सीरियल्स मेरे बने, जिसमें श्री गणेश जो अभी स्टार प्लस पे आजकल चल रहा है, ओम नमः शिवाय कलर्स पे चल रहा है, फिर जय संतोषी माँ, जय माँ वैष्णो देवी, जब तक व्रत, मन में है विश्वास, एक सीरीज चल पड़ी एक जैसे जिंदगी में। तो ये पूरा घटनाक्रम, बंबई आना और शुरुआती दौर कैसा रहा। शुरुआती दौर विजय भाई मेरा बहुत कठिन नहीं रहा, क्योंकि मैं एक जी निमंत्रण पे आया था, नीतीश ने जी मुझे मौका दिया था, नीतीश लेकर आया था, नीतीश को विश्वास था। और समय मेरी दो लोगों से विशेष रूप से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात मेरी बनी रूबिन साहब से हुई, जो राज कपूर साहब के पीआरओ थे, जी उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा। और दूसरी मुलाकात जो मेरी हुई उस टाइम पे, वो थी चंद्रकांत गौर जी से। इन दोनों लोगों ने मुझे बराबर सपोर्ट किया, बराबर आगे बढ़ने का मौका दिया। और जीवन पे इस बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में दो लोगों का नाम अगर नहीं लेता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने संग अन्याय करूंगा। एक मेरे मित्र जो इस समय दिल्ली में रहते हैं, श्री संजय खन्ना, और दूसरे वीडियो विजन कॉर्पोरेशन वाले वेद प्रकाश जी। वेद जी ने, जब मैंने गीता रहस्य छोड़ दिया उसके बहुत टाइम में उनके घर पे रहा, जो भी जी मैं काम करता था, छोटा मोटा लिखना उठना होता था, सारी सुविधाएं मुझे वेद जी के ऐसे मिली जैसे मैं उनका बेटा हूं। और आज भी मेरा उनके पिता पुत्र का ही संबंध है। तो मैं इन दो लोगों का हमेशा शुक्रगुजार अपने जीवन में रहा हूं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। क्या बात है सर। पहले के माइथो सीरियल में और अब के माइथो सीरियल में कुछ आपको विशेष फर्क महसूस होता है? हाँ, जो अगर देखिए, मैं तो पहले और अब दोनों का ही लेखक हूँ, मैं अभी जी पुराना जी वाला बिल्कुल। नहीं हुआ हूँ। क्योंकि जी अभी जी मेरे बिल्कुल। 2-3 शो चल ही रहे हैं और एक नया अभी ऑफ एयर हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण, अभी जस्ट जी जी 1.5 महीने पहले। और जी 2 शो अभी पाइपलाइन में जिनको मैं करने जा रहा हूँ, जिनका प्री प्रोडक्शन आजकल सारी तैयारियां चल रही हैं। तो मैं उस पुराने और नए की बात नहीं मानता हूँ। मैं एक बात मानता हूँ कि प्राइवेट चैनल पे जब से माइथोलॉजी आया,
तब से उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़, तब से कहानी जो है वो नहीं रह गई, वो पुराण नहीं रह गया। हमने सागर साहब के संग काम किया है, हमने बी आर चोपड़ा साहब के संग काम किया है, हमने धीरज कुमार के संग काम किया है, और बहुत सारे लोगों के संग काम किया, पवन कुमार जी के संग काम किया है। हम लोग उस आत्मा को कभी छोड़ना पसंद नहीं करते जो पुराण में लिखा है, हम उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज सडनली क्या आ गया है कि हमको एक सजेशन आता है, सर वो 300 फिल्म थी ना हॉलीवुड की, उस फिल्म से वो सीन वैसा बना दीजिए। और मैं उनको हमेशा रोकता हूं कि मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी कहानियां, मेरे पुराण, मेरे वेद, मेरे उपनिषद, मेरे कैरेक्टर्स उनसे बहुत बड़े हैं। हमें आवश्यकता नहीं कि हम 300 देखें या गेम ऑफ थ्रोन्स देखें, हमें आवश्यकता ही नहीं है। और हम इस पर अभिमान करते हैं कि हमारे पास जो संग्रह है, हमारे पास जो कथाएं हैं, वो शायद विश्व में अद्भुत है। तो हमें किसी को परिवर्तन, इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ये मेरी हमेशा कोशिश रही और मैं इस पे हमेशा लड़ता रहा। और सच बात है, जो मुझे चैनल साइड से भी टीम मिली, जो मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स मिले, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने कहा यार बात आदमी ठीक कहता है, इसको इसकी इच्छा से करने दो, और हम करते गए, सफलता भी पाते गए। सारे मेजर शोज मेरी कलम से लिखे गए। शायद मैं उसका, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, मैं समझता हूँ मेरे ऊपर देवताओं की असीम अनुकंपा रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे सोशल ड्रामा जो है, सोशल सीरियल है, हफ्ते में अभी 9 दिन, 6 दिन आने लगे, और उसी तरह माइथो सीरियल भी हफ्ते में 6 दिन आ रहे हैं, तो कहाँ तक जजमेंट हो पाता है? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6 दिन या 12 दिन चलाओ, आप दिन में 2 बार चलाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी देखिए, फर्क कहाँ पड़ता है, जब आपकी क्रिएटिविटी जो है वो खराब हो, जब आपकी क्रिएटिविटी खराब हो, जब आपकी सोच, क्या होता है आज की, मैं किसी को भी आरोपित नहीं करना चाहता हूँ, जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन आप जब भी इन विषयों पर काम करें तो आपके पास एक ज्ञानी व्यक्ति होना ही होना चाहिए, जिसको वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, धर्म का, रीति रिवाजों का ज्ञान हो। आज परेशानी क्या होगी कि आपका ज्ञान का सेंटर बन गया गूगल। अभी मैं, जो कलर्स टीवी पे मेरा शो आ रहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण, मैंने सर पहली पंच लाइन, चैनल ने मुझसे पूछा प्रोमो क्या होगा, तो मैंने सर इसका प्रोमो ये लिखिए, जो गूगल भी नहीं जानता है वो ये शो जानता है। क्या बात। तो पहले तो वो हिल गए, बोले ये कौन सी लाइन हुई, मैंने सर यही लाइन डाल दीजिए। अब देखिए मैं क्या बना रहा था, मैं आपको सैनी साहब बताता हूँ, जो शायद आज तक हिंदू धर्म में हम 80% लोगों को जानते हैं, जो इन विषयों पर नहीं जानते। जैसे एक प्रश्न है कि शिव जी ने गणेश जी का मस्तक काटा और हाथी का मस्तक लगा दिया, तो गजानन को तो हम सब जानते हैं, पर वो मस्तक कहाँ गया जो महादेव ने अपने त्रिशूल से काट दिया, तो वो मस्तक कहाँ है? नष्ट तो नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं होगा, और क्या कर रहा है इस विषय पे। ऐसे कम से कम हमने 100-150 क्वेश्चंस निकाले। उन क्वेश्चन से, शिव जी अपने गले में मुंड माला पहनते हैं, तो मुंड किसके हैं? जो शिव धारण करते हैं, जो मोह को त्याग चुका, जिसने जीवन के हर मोह को त्याग दिया, जो पत्थर पे जाके बैठ गया, वाघंबर लपेट लिया, उसको इन मुंडियों से क्या मोह है, वो धारण की रहता है। तो ये ऐसे होता कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के समान है, पूरक है, प्रेम है, पर विवाह क्यों नहीं किया? क्या कारण था विवाह नहीं हुआ? सीता का त्याग, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, और शायद अपने आप में पहला अनूठा शो था। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन आपको गूगल में नहीं मिलने वाले हैं, आप ढूंढ के आइए। तो मैंने उसकी पंच लाइन ही यही दी कि हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो गूगल बाबा नहीं जानता है। तो प्रश्न ये है कि जो आजकल काम हो रहा है वो गूगल बेस्ड हो रहा है। मैं सबसे, जो भी नए राइटर्स आते हैं, मेरे साथी आते हैं, मैं राइटर एसोसिएशन जाता हूं, उनसे सबसे कहता हूं, मुझे कभी भी फोन करें, अगर मेरी जानकारी में होगा, मेरा पढ़ा हुआ होगा, मैं किसी चार्ज के बिना उनकी हेल्प करने को तैयार हूं। कितने लोग फोन करते हैं, कितने लोग शूटिंगों से फोन करते हैं, मैं सबको बताता रहता हूँ। लेकिन काम ऐसा करें कि देखने के बाद कोई उंगली नहीं उठाए कि गलत। कुछ सीरियल बनते हैं, 2 दिन बाद उनके ऊपर रोक आ जाती है। अभी कलर्स पे 1-2 शो चल रहे थे जिनको रोक दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर वैधानिकता या प्रमाणिकता पे बहुत दोष था। वो नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ विजय जी, और बड़े अभिमान से बोलता हूँ कि 4,500 घंटे के प्रोग्राम लिखने के बाद एक बार भी मुझे किसी भी विषय का, किसी भी संस्था से, किसी भी हिंदू या किसी भी ऋषि मुनि से मुझे ये लिख के नहीं आया कि आपने गलत। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, और उन लोग की कृपा है। सच में मेरा पुरुषार्थ, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये उनकी कृपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके लिए एक सरप्राइज है,
अच्छा। आपसे कोई, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। अरे बहुत प्रणाम, बहुत बाबू जी के संग मैंने एक फिल्म की है श्री चैतन्य महाप्रभु, और मेरे सच में लोकल गार्जियन जी जैसे हैं। जी। शायद दिख नहीं अभी रहे बहुत। कुछ, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। हाँ हाँ। तो ये वैसे चलिए कोई नहीं, बड़ा एक जबरदस्त। सरप्राइज, एक सरप्राइज आपके लिए और है। अच्छा। एक सरप्राइज और है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। किरण नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार विकास जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत नमस्कार। बहुत बधाई हो आपको। बहुत जी सर। जबरदस्त, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बहुत देर से आपको। सर कैसे हैं आप? विकास, बिल्कुल अच्छा हूँ। सर विकास सर के बारे में कुछ बताइए। विजय जी, कुछ बातें ऐसी हैं जो विकास जी के बारे में आप भी शायद नहीं जानते हैं। जी जी ये बिल्कुल। विकास जी के और मेरे बीच की बातें हैं। आपको मालूम है, राइटर तो बेहतरीन है ही, इंसान भी बेहतरीन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक कलाकार भी हैं, ये एक्टर भी हैं बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या और बात एक एक्टर की बदौलत हमने साथ में काम किया है एक सीरियल में, जी जी बिल्कुल। है। जी जिसका जी, नाम था संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन। क्या बात है। हैदराबाद में हम लोगों ने इसमें शूटिंग की थी। तानसेन थे, मैं बीरबल था, रजा मुराद साहब बीरबल का अखौर रोल थे। अदा किया था मैं। जी, करेक्ट करेक्ट बहुत करेक्ट। अच्छा रोल इन्होंने निभाया था। जी 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 इसलिए जी कई कलाओं के मालिक हैं ये, जी और इनसे जितने सवाल आप पूछेंगे उतने बेहतरीन जवाब आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, मैं शुरू से सुन रहा हूँ विकास जी आपको। जी ये जो आपकी लेखनी में ठहराव है, जी। ये आपके ज्ञान के कारण है, नॉलेज के कारण है, इंफॉर्मेशन के कारण है, या फैमिली के कल्चर के कारण है, या आप अपना निजी डेवलप किया हुआ है ये? निश्चित रूप से मुझे पारिवारिक जो संस्कार मिले गजेंद्र भैया, ये पारिवारिक जी संस्कार है। मेरी दादी, मेरी माँ, और दैविक कृपा है। मैं इस कृपा को मानता हूँ। मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ मैं किसी योग्य नहीं हूँ। मुझे जो अवसर मिले वो देवताओं की कृपा से मिले, और उन्होंने मुझसे काम करवा लिया। काम हो गए। मुझे एक छोटा सा वाक्य, आपने बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा। मैं विजय भाई कम से कम 7 साल से एक पुस्तक पे काम कर रहा था, और वो जी, काम पूरा नहीं हो पा रहा था। एक दिन मुझे सपना आया साईं बाबा का, और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर कुछ लिखो। क्या बात है, क्या बात। हाँ। तो मैं बड़ा असमंजस में कि लिखूं, ये गजेंद्र भाई आपके प्रश्न का उत्तर है। तो मैं कहूँ क्या जी लिखूं। बड़े दिन तक मैं बड़ी मतलब 2 घंटे सोचता रहा। फिर उस समय सुबह 4 बजे तो मैं उठा, स्नान किया, और मैं लिखने बैठ गया कि जो लिखना होगा बाबा लिखवा लेंगे। और सर एक ऐसी विषय पे मैंने बाबा का लिखा जिसके विषय में आज तक किसी ने नहीं लिखा था। गांव देहात का एक साधारण साधारण सा बच्चा असाधारण शक्ति संपन्न अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक बना, तो कैसे बना। तो इस जर्नी का क्या हुआ। ये 12 साल की एक जर्नी है बाबा की, जो शिरडी छोड़ के गए थे और शिरडी वापस आए थे। इसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी, और बुक लिख गई। मुझे मालूम नहीं था कौन पब्लिशर आएगा, कौन छापेगा। संयोगवश मेरी मुलाकात एक मिस्टर घई से हुई। बाद में पता लगता है वो स्टर्लिंग पब्लिकेशन के मालिक, और उन्होंने किताब छाप दी। ये सारी चीजें बड़ी गौड़ थी। विशेष बात तब आती है जब ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में एक लेडी, जो इंडियन ओरिजिनल की है, जिसका नाम है स्वप्ना रेणुकुटा, उसकी उसकी बेचारी वेल टू डू लेडी, करोड़ों रुपए थे उसके पास, लेकिन सडनली उसकी फैमिली में परेशानी आ गई। साई 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 जपती रहती थी। 2018 दिसंबर 19, साईं बाबा उसको स्वप्न देते हैं कि कपूर की आत्मकथा पढ़ लो। क्या बात है। अब हाँ सर, उस लेडी ने मुझे 3 दिन तक ढूंढा, क्योंकि कपूर नाम है, साईं की आत्मकथा, कपूर की आत्मकथा नहीं है। उस लेडी हम्म। ने ढूंढ ढांड के किसी तरह साईं की आत्मकथा भाई विकास कपूर जोड़ जाड़ के मुझे एक मैसेज किया कि सर मेरे घर पे बाबा आए थे। वो पूरा ईमेल मेरे पास आज भी सुरक्षित है। और बाबा आए थे, उन्होंने कहा कि ये किताब पढ़ो। मुझे किताब मिली, मैंने कहा किताब अंडर पब्लिकेशन है, 5वां एडिशन छप रहा है। तो बोली आप मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपके पास तो मेरे बाबा पहुंच गए, अब तो मैं किताब भेज ही दूंगा। मैंने अपने क्या बात। घर से उठा के सिड्डी किताब भेजी। सर थर्सडे को किताब उसके पास पहुंचती है, और 2 थर्सडे के बाद में एक हिंदी टीचर वहां अरेंज करती है, जो उसको पढ़ के सुना। वो हिंदी नहीं पढ़ सकती थी, उसको किताब पढ़ के सुनाई गई, और एग्जैक्टली 2 थर्सडे के बाद उसकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मेरी क्या है इसमें, मैंने तो कुछ किया नहीं। करने वाला तो वो था, उसने अपना रास्ता चुन लिया, और मेरे नाम से उसके ऊपर कृपा कर दी। तो सच बात गजेंद्र भाई, उत्तर ये कि जो कुछ भी मैं हूँ जैविक, वो मैं नहीं हूँ, मेरे बहुत माँ बाप, मेरी दादी और मेरे देवताओं की कृपा है। उन्होंने मुझे इस योग्य जी। समझा है।
विकास भाई एक और छोटा सा, विजय भाई आपकी परमिशन हो तो 2-3 छोटे अरे छोटे सर सवाल सर पूछूंगा बिल्कुल मैं बिल्कुल विकास भाई से। परमिशन, बिल्कुल सर, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकास भाई उन लोगों में से हैं, लेखक तो हैं जी ही, हमारे मित्र जी भी हैं। मैं इनसे जितने सवाल पूछो उतना ज्ञान आपका बढ़ता है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे कोरोना काल आ गया है, अभी सब पूरा विश्व जो है इससे ग्रसित है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आने वाले समय में राइटिंग और स्क्रिप्टिंग पे इसका क्या असर होगा और इसका क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं आने वाले समय में। बहुत अच्छा देखिए, प्रश्न। सॉल्यूशन तो वैज्ञानिक प्रश्न है और विज्ञान और मेडिकल साइंस उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन जहां तक राइटिंग का प्रश्न है, मुझे लगता है कि अ, सिर्फ एक हम ही ऐसे हैं, हमारा मतलब हमारी फील्ड ऐसी है जो कोरोना से बाधित नहीं है। हम अपने घर में काम कर रहे हैं, हम आज भी राइटिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं। बट समाज को बहुत ज्यादा कष्ट दे गया है ये कोरोना। जिस तरीके से जो समाज को पूरा इसने परेशान किया है, पूरे संसार को परेशान किया है, और बहुत बातें सिखा गया है। बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना जमीन आसमान का फर्क। शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, हमारे दादी, जी हमने देखा है कि घर में कहते चप्पल बाहर उतार दो, पहले पैर पैर बाहर धो लो, अच्छा खाना खाने बैठो पहले हाथ धो। तो वो जो संस्कार सिखाया करते थे, एक बार फिर से वो रिपीट होकर आ गए हैं। और सच में ये हम लोग आज की डेट में कहते हैं तो बड़ा पॉलिटिकल सी बात हो जाती है गजेंद्र भैया, लेकिन मनुस्मृति इन बातों को कहती है कि भोजन करने से पहले हाथ धो लो, घर में घुसने से पहले पैर धो लो। ये सारी चीजें हमें जीवन में अपने चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जापान। भारत ने तो कम से कम कमाल किया है मोदी जी ने कि मृत्यु रेट, डेथ रेट सबसे ज्यादा कम है यहाँ पर। उनकी थोड़ी प्रॉब्लम लेकिन भी है विकास जापान ने भाई। विन किया है। सच में अगर कोई विनर है कोरोना के अगेंस्ट तो जापान है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से जापानी अपने नाक पे मास्क लगा के रखता है। उसने कोरोना के लिए मास्क नहीं लगाया, वो मास्क लगाते ही लगाते, हैबिचुअल ऑफ मास्क है। तो जब हैबिचुअल मास्क है तो उनको कोरोना उतना ज्यादा डिस्टर्ब परेशान नहीं कर पाया। तो हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं, जीवन पूरे संसार को सिखा के गया है। और पता नहीं अभी कब तक सिखाएगा। मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक शायद इसकी वैक्सीन वैक्सीन इंडिया बना ले। तो हम तो सब यही प्रार्थना करते हैं कि बन जाए, पूरे संसार पर कृपा हो और सारे लोगों की जो डर है, भय है, वो दूर हो। लेकिन सच बात है कि इस कोरोना ने बहुत सिखाया है लोगों को, बहुत सिखाया है। और सच में लोग कहते हैं दूर हो गए, मैं कहता हूँ ज्यादा पास हो गए हैं। मैं- मुझे तो समय नहीं मिलता था। कितने लोग थे जो मेरे सर्किल में थे, जो मेरे फिल्म इंडस्ट्री में थे, वो बात ही नहीं करते थे महीनों महीनों। आज हम हर दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से बात करते हैं। सबके पास इतना वक्त है, चलो फोन से बात करते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, डिस्टेंस है, लेकिन सच में हम ज्यादा करीब आ गए हैं। और ये करीबी बिल्कुल। बने रहें, शायद हमारे लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मेरे मेरे एक गुरु जी थे जगेजन भाई, जिनका नाम था जी पंडित कन्हैयालाल तिवारी। मैं बहुत आदर करता था। और वो एक बात हमेशा कहते थे, बेटा संसार में कुछ निगेटिव नहीं है, उस निगेटिविटी में कोई पॉजिटिव चीज होगी उसको निकाल लो। तो मैंने कोरोना से एक पॉजिटिव चीज ये निकाल ली कि जिनसे हम दूर थे उनके पास पहुंच। आज हम उनसे बात तो कर रहे हैं, रोज हम बात करते हैं। तो वो हमेशा कहते थे बेटा कोई निगेटिव नहीं होता है। हर निगेटिविटी के अंदर, रावण के अंदर भी ढूंढने जाओगे तो कोई पॉजिटिविटी मिल जाएगी। तो वो पॉजिटिविटी आ गई। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, मुझे बहुत थोड़ा सा इस पे गाइड कीजिए कि जो कला क्षेत्र है, एक समय आज से 20-30 साल 40 साल पीछे चले जाएं तो कला को कला की तरह से लिया जाता था, लेकिन आज जो कला बिजनेस में बदलती जा रही है, अगर थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं इसको उदाहरण के तौर पे कहूं कि जो जैसे कास्टिंग होती है एक्टर्स की, राइटर्स की, किसी की भी, आज पहले पैसा देखा जाता है कि 5,000 पर डे वाला ढूंढो यार, 10,000 वाला ढूंढो, 20,000 वाला ढूंढो, कम पैसे वाला ढूंढो। इससे जो डिटोरेशन हो रही है आर्ट की, वो उसका क्या उपाय हो सकता है आने वाले समय में। सर ये देखिए, चीजें बढ़ती जाती हैं, कभी घटती नहीं है। एक नियम है संसार का कि एक बार जो चीज स्थापित हो गई वो बदलती नहीं है। तो ये जी बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। आप तो स्वयं, मतलब मैं आपकी प्रशंसा करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा आपको वाक्य बताता हूँ कि मैं दूरदर्शन के लिए एक शो बना रहा था। आज 20-22 साल की बात होगी। उसका नाम था नव। और B.R. चोपड़ा साहब का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। तो चोपड़ा साहब का इंटरव्यू लेने गए उनके ऑफिस में। तो बहुत सारी बातों के बीच में मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप महाभारत की सफलता को का श्रेय किसको देते हैं? तो उन्होंने कहा यार तुम झगड़े, ऑफ ऑफ कैमरा बोला उन्होंने, तुम झगड़े करवा दोगे, जी मैं किसी एक को श्रेय कैसे दूं?
सबने बहुत अच्छा काम किया। मैंने एक श्रेय बताइए और मैं ऑफ मतलब ऑन कैमरा पूछूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है। जब सामने आए तो मैंने उनसे पूछा कि ऑन कैमरा आप बताइए बात कि आप महाभारत की इतनी विराट सफलता का श्रेय किसको देते हैं। बोले सच ये है कि मेरी कास्टिंग को श्रेय। क्या मेरे बात। जो कलाकार थे वो लार्जर देन लाइफ थे। जब युधिष्ठिर स्क्रीन पे आता था तो लगता था यार युधिष्ठिर ऐसे ही होगा। कृष्ण जब स्क्रीन पे आता तो लगता था यही कृष्ण होगा, इसका कोई और नहीं हो सकता है, दूसरा कृष्ण संसार में नहीं हो सकता। और आज तक नहीं हो पाया सर, कमाल है। मैं तो चोपड़ा साहब को मतलब जितना भी प्रणाम करूं उतना कम है कि अगर हम गजेंद्र भाई को देखते हैं और उस कैरेक्टर में सोचते हैं तो लोग सोचते हैं दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, संसार में पैदा ही नहीं हुआ है, सिंगल फ्रेम है ये। तो सर देखिए ये वो लोग जो थे वो अकेले सिंगल हैंड एक प्रोड्यूसर अपने विजन से, एक राइटर संग बैठ के, एक प्रोडक्शन वाले संग बैठ के पूरा शो बना देता था। अब क्या हो गया, टीवी इतना, फिल्म इतना कमर्शियल हो गई है। आप एक आदमी से बात की उसके पीछे 20 उसके क्रिएटिव टीम आ जाती है जिनको क्रिएटिव का सीन ही मालूम है, वो क्रिएटिव पे बात करने आते हैं। तो परेशानी क्या है, कमर्शियलिज्म क्या है, यही कमर्शियलिज्म है जो धीरे 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 खराब कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। और एक्सपर्ट्स जो हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो कहीं घर बैठते जा रहे हैं, वो पीछे हटते रहे क्योंकि वो इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। मैंने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मेरी कास्टिंग मेरी हीरो थी। आज कास्टिंग कोई सोचता ही नहीं है, आज समझ ही नहीं है कास्टिंग की। और उसका परिणाम सामने है कि आप कोई भी चीज उतनी उम्दा नहीं बना पा रहे हैं, आप पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं, आप वो कहानियां नहीं ला पा रहे हैं, वो कैरेक्टर्स नहीं ला पा रहे हैं, वो चीजें नहीं खड़ी कर पा रहे हैं जो हो रही थी, जो आज से 10 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब वो चीजें खड़ी हो गई। आज बहुत बड़ा उदाहरण है विजय जी, हम सबके लिए एग्जाम्पल है, एक लेसन है हम सबके लिए। दूरदर्शन को हमेशा कहा जाता है अरे रामायण महाभारत तब हिट हो गई जब तो दूसरा कोई चैनल नहीं था। अरे भाई अब तो सब चैनल थे। क्या बात, सही बात, अरे बिल्कुल। अब इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई महाभारत, अब इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई रामायण। तो मीनिंग ये है कि जब एक ही चीज है, मैं हमेशा कहता हूं मेरे चैनलों में भी, अपने चैनल जितने भी दोस्त उनसे कहते हैं कि भाव, जब तक आपके भीतर भाव नहीं होगा, जब तक आपके भीतर भीतर वो भक्ति नहीं होगी, आप ऐसे शो छोड़ दिए। गजेंद्र भाई के सामने मैं किस्सा बताता हूँ, इनको याद भी होगा किस्सा वो, और जब मैं याद करूंगा तो बिल्कुल इनको 1 मिनट में याद आ जाएगी घटना। सर हम लोग एक शो करते थे ओम नमः शिवाय, और हमारे डायरेक्टर थे चंद्रकांत गौर जी। गणेश जी के जन्म का एपिसोड, गणेश जी के जन्म का एपिसोड, दद्दू का फोन आया बाकायदा, अरे कल शूटिंग में पहुंच जाना 11 बजे, खाना वहीं खाना है। ठीक है भाई, हम लोग पहुंच गए। दद्दू आए 10:30 बजे, नया कुर्ता, नया वो बंडी पहनते थे, याद होगा गणेश भाई आपको, नया टोपी, नया बंडी, नया सब पहन के सीधे किसी से हेलो भी नहीं किया, मेकअप रूम में घुस गए। मेकअप रूम में गए, 10-15 मिनट बीत गए, निकले, पूरे कपड़े पे गुलाल, गाल पे गुलाल मला, गाल पे ऐसे से गुलाल मला। तो सबने पूछा दद्दू क्या हुआ, अरे गणेश जी का जन्म है भाई, गणेश जी का जन्म क्या शूट करके तो क्या गुलाल। अब देखिए भाव, ये ऐसे भाव कहाँ मिलेंगे आज, भाव है। आज ऐसा कोई डायरेक्टर मिलेगा क्या। इंसाइक्लोपीडिया थे, मैं स्क्रिप्ट भेजता था, 1 मिनट में पढ़ के आता था, भाई ये एपिसोड जो है बहुत अच्छा है लेकिन इसको अहंकार पे पूरा बदल दो, इसको अहंकार के दृष्टिकोण से लिख दो। 1 मिनट के अंदर उनको कभी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच में उनके संग काम करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। मैं हमेशा याद करता जी हूँ जी जी। उस आदमी ने मुझे जितना गजेंद्र भाई रगड़ा है ना, मैं सच शब्द इस्तेमाल करता हूँ, एक एक एपिसोड उन्होंने मुझसे 8-8 बार लिखवाया है। एक छोटा सा घटनाक्रम था सर, एक एपिसोड मैंने लिख दिया, शायद आप भी उस दिन सेट पे थे जिस दिन की घटना मैं बता रहा हूँ। दद्दू ने स्क्रिप्ट हम्म। फाड़ दी मेरे भाई, स्क्रिप्ट फाड़ दी, बोले क्या घटिया एपिसोड लिख के आए, भागो, इसको नहीं करना है शूट, शूटिंग रोक दी। मुझे बबलू चंडोला का फोन आया, अरे कहाँ हो, मैंने कहा पूजा कर रहा हूँ। बोले सेट पे आओ, दद्दू भड़क गया है, स्क्रिप्ट फट चुकी है तुम्हारी, तुम्हारी गया अभी। मैंने गाड़ी उठाई, पहुंचा स्वाति स्टूडियो, दद्दू सामने गुस्से में एकदम, क्या लिखते हो, कुछ नहीं अकल है, ये नहीं अकल है। सारे लोग बैठे, समर, जयसिंह, गजेंद्र भाई सारे सेट पे थे। अब मैं चुप खड़ा, सिर्फ झुकाए, बोलने की हिम्मत नहीं। बोले हिम्मत करके मुझे, दद्दू बात क्या है, बोले पढ़ो एपिसोड, बात क्या समझ में आएगी, बात क्या है, मुझसे क्या पूछते हो। मैंने एपिसोड फिर पढ़ा उनके सामने बैठ, नहीं समझ में आया। सर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि 5 नंबर सीन पढ़ो, 5 नंबर सीन पढ़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। फिर मैंने कहा दद्दू मुझे दिक्कत नहीं लग रही है, आपको क्या दिक्कत है। बोले ये लाइन पढ़ो। तो मैंने लाइन पढ़ी, उस लाइन क्या थी सर, कि भगवान को जब सच्चा भक्त मिल जाता है तो सब कुछ देकर भी उसके मन में संकोच होता है कि मैंने तो उसे कुछ दिया ही नहीं। दद्दू इस शब्द पे नाराज थे कि संकोच कैसे हो सकता है भगवान को, इसलिए स्क्रिप्ट फटी थी मेरी कि भगवान को संकोच नहीं हो सकता है। तो मैं भी फिर थोड़ा जिद्दी था,
स्कूलिंग अच्छी थी मेरी, गुरु अच्छे मिले थे। मैंने कुर्सी खींच के बैठ गया, अपने हाथ जोड़ के, दद्दू आपने रामायण पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। मैंने गढ़ी एक बार भी नहीं। जब रामचंद्र जी अपने हाथ से विभीषण को लंका देते हैं तो पानी से तिलक लगाते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रामनी दीन दियो दशमात, कोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। तो सकुची शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने क्यों किया? इतना कहा सर। उनका गजेंद्र भाई मधु करके एक बॉय होता था, मधु, मधु ले ही लेके आओ, ले ही। मैं हाँ पता हाँ नहीं जी क्यों जी। मंगा रहे, ले क्यों मंगा रहे हैं? ले ही मंगाई, एक सादे कागज पे अपने हाथ से, मधु से नहीं, अपने हाथ से ले लगाए, एक एक फाड़े हुए पन्ने उस पर रख के चिपकाए, क्या बात। अपने आप उसी कागज से चिपकाया, और बोले लंच के बाद शूट करते, चलो मेरे से लंच करो। शायद वो मेरा पहला और आखिरी मौका था जीवन का जो दद्दू के डिब्बे से मुझे लंच खाने को मिला। तो ऐसे उसके बाद उनका प्रेम भी बहुत मिला। वो लिख के भेजते थे, वैसा एपिसोड लिख दो, वैसी बातें लिख दो। इतना प्रेम मिला उनके संग, इतना सारा काम किया। तो ये सारे घटनाक्रम, ये भाव थे सर। वो आदमी भाव में था, और उस भाव ने ऐसे शोज बना दिए। अब वो भाव नहीं। सही बात, बिल्कुल सही बात। हेलो सर, लगता है गजेंद्र सर का, हाँ जी सर, कुछ कुछ और पूछना है या कुछ जी, इनके बस बारे में आपने इतना लास्ट क्वेश्चन काम वैसे किया? मेरा आखिरी जी छोटा सा सवाल है जो मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा पैदा करता है। वो सबसे जी जी पूछता हूँ जी मैं उन लोगों से जन्म भूमि छोड़ के यहाँ, ये अपने जन्म भूमि छोड़ के कर्म भूमि पे आए हैं। सवाल ये है कि जिस दिन आप पहली बार मुंबई की इस पावन और पवित्र भूमि पे पैर रखते हैं, और वो जो पहली रात होती है, पहली रात मुंबई में फर्स्ट नाइट जो होती है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या गुजरा था? मैं सबसे यही एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग जवाब होता है। आपने जो बिल्कुल शुरू में बताया कि आप कैसे आए, वो तो मैंने सुन लिया, क्योंकि आपने उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वरना जी। जो स्ट्रगल करते हैं हम जैसे लोग, जो आगे स्ट्रगल से कहाँ गुजारी, आपने जो गुजारी उसमें थॉट क्या चल रहा था आपको? सर मेरी पहली रात तो अगर कोई नीतीश विशेष के हो घर तो पे बताइए। हुई। बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। पहली रात जी तो नीतीश के घर पे हुई, और तीसरी रात थोड़ी विडंबनापूर्ण जी। हो गई। नीतीश उस समय गोरेगांव में हाँ रहता था, हीरा पन्ना में, आपको याद होगा। तो जी विमला पाटिल जी रहती थी टाउन में। तो नीतीश ने मुझे तीसरे दिन बोला कि तुम ट्रेन से विमला पाटिल जी के घर आ जाओ, वहीं पे स्क्रिप्ट की मीटिंग होगी। अब मुझे ज्यादा मालूम नहीं था, मैंने अपना ओके पूछताछ लिया और गोरेगांव स्टेशन पहुंच गया, वहां से ट्रेन कर लिया। उन्होंने कहा था भाई मरीन लाइन्स उतर जाना। मैं मरीन लाइन्स उतरने के लिए ट्रेन पे टिकट टिकट लेके चल गया। तीसरा दिन था मेरा बम्बई में, और जोगेश्वरी क्रॉस होते होते एक आदमी ने आके मुझे पकड़ लिया, सादी वर्दी में एकदम। मैंने कहा क्या बात है, क्यों पकड़ लो? बोला लेडीज डिब्बा है। ओ मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये क्या होता है लेडीज डिब्बा? उसने बताया लेडीज डिब्बा है। नीचे उतार लिया, अंधेरी में ले जाके एक कोठरी में खड़ा कर दिया। अब मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं नया नया आया हूं, मैं उसको समझा रहा हूँ, मेरी सुनने को तैयार नहीं। तो मैंने फिर विमला पाटिल जी का नाम लिया, नीतीश भारद्वाज का नाम लिया। तो बोले आप नीतीश भारद्वाज को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। बोले बात करोगे? मैंने कहा बात करूंगा। बोले नंबर है? मैंने कहा नंबर भी है। तो नंबर लगाया साहब, नीतीश जी फोन पे आया। नीतीश जी हंसे जा रहे। तुम्हें इतना मालूम नहीं? मैं तो पहली बार आया हूँ, कैसे मालूम है? सर वो 3.5 घंटे वो जो कोठरी में बिताए थे, वो सबसे इंटरेस्टिंग विषय था। क्या बात है, क्या बात अलग हटके अनुभव है आपका। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत जी भैया, बहुत थैंक यू जो सर, पूछनी थैंक है यू आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कामनाएं सर, आपके थैंक आपको भी आए, आपके लिए भी धन्यवाद। यू सर, थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छी चर्चा हुई सर। उस समय आपको एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर का तमगा दिया गया, उसके बारे में कुछ बताइए सर। जी मैं और इंडस्ट्री में पहला पहला आपसे ही शुरुआत हुई। जी। मेरे से पहले जी क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट नहीं होती थी। हम लोग जी एक शो कर रहे थे, श्री गणेश। और जी श्री गणेश में सोनी टीवी था, कुणाल दास गुप्ता जी थे। जब पहले दिन उन्होंने मुझसे नरेशन सुना, तो जी उन्होंने कहा यार तुम्हारा इतना कमांड कैसे है इन सब विषयों पे? तो मैंने उनको थोड़ा बताया। बोले एक बात जी ध्यान रखना विकास, सोनी टीवी पे कोई प्रदर्शन सिर्फ सेना वालों को आके नहीं करना चाहिए। तुम कुछ गलत गलत लिख दो, हमें मारा जाए। हमने सर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो जब एपिसोड बन के आ गया, 3-4 एपिसोड कुणाल साहब ने देखे। देखने के बाद मुझे बोला, धीरज साहब को बोला उन्होंने कि भाई विकास जी का नाम ही आप क्रिएटिव में डालिए, सारा शो तो इन्होंने हैंडल किया है। तो उस समय जी कोई सर पैसा नहीं मिला, मतलब उस चीज का तमगा मुझे जरूर मिला कि मैं फर्स्ट क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड जो भी था। लेकिन
मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट, और मुझे मालूम ही नहीं था पेमेंट होता है क्योंकि पहली बार वो आ रहा था। तो इस तरीके से पहला तमगा क्रिएटिव हेड का मुझे श्री गणेश शो में 2001 में सोनी टीवी के शो में मिला। उसके बाद बहुत सारे शोज मैंने क्रिएटिव हेड के डायरेक्टर किए, जय मां वैष्णो देवी, मन में विश्वास, सारे शोज मैं ही हैंडल कर लिया करता था, क्रिएटिव कर लिया करता था। बाद में धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी, दोस्त आते गए, वो साथी आज सब अपनी अपनी जगह पे पहुंचे। क्या बात। इस तरीके सर, से राइटर, फिर डायरेक्टर और फिर प्रोड्यूसर, और इतने बड़े बड़े शो आपने किया, कुछ इस जर्नी के बारे में बताइए। और आप कैसे तीनों को मैनेज करते हैं, राइटर, फिर डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर, इन तीनों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राइटिंग और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना मैंने बहुत इनिशियली शुरू कर दिया। मेरे दिल्ली में एक दोस्त थे संजय खन्ना, वो दूरदर्शन के बहुत सारे काम किया करते थे और काम हम लोग मिल के करते थे। हम और संजय खन्ना साथ साथ काम करते थे। तो उस समय हमने बहुत सारी यात्राएं भी की, बहुत सारा दूरदर्शन का काम किया। तो राइटिंग और प्रोडक्शन तो चल रहा था। 2010 में मैंने एक अपनी कंपनी बनाई और उससे कुछ मेजर शोज, बड़े बड़े शोज किए। शायद टीवी इंडस्ट्री ने आज तक उतना बड़ा शो नहीं किया जितना बड़ा शो मैंने प्रोड्यूस किया, शोभा सोमनाथ की। तो 6.5 बहुत करोड़ बड़ा का शो। सेट, हाँ 6.5 करोड़ का सेट लगाया, 14 एकड़ में मैंने सेट लगाया था। और बहुत बड़े स्केल पे थे, सदाशिव आमरापुरकर जैसे लोगों को और सबको लेकर जो क्रिएटिव शो का मैंने सेट किया था, शायद आज तक वैसा शो सेट नहीं हुआ। तो वहां से फिर एक प्रोड्यूसर का आया। और मुझे लगता है सर, देखिए एक चीज तो निश्चित है, जो डायरेक्शन में है, जो राइटिंग में है, जो प्रोडक्शन में है, उनके लिए प्रोड्यूस करना बहुत टफ नहीं है। और मेरे लिए भी कोई नया नहीं था, मैं शुरू से करता रहा। दूरदर्शन के बहुत सारे शोज में प्रोड्यूस कर रहा था, तो मुझे वो सारी चीजें मालूम थी कि कैसे क्या सेट करना है, कैसे क्या मैथमेटिक्स बैठानी है। तो हाँ, मेरे लिए सामने चैलेंज आया जब मैंने डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं किया विजय भाई, क्योंकि मैं राइटिंग में बहुत संतुष्ट हूँ और अपने आप को राइटर कहलाना आज भी सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। बट मेरे एक प्रोड्यूसर हैं दिल्ली के, औशिम खेत्रपाल, जिनके संग मैंने साईं बाबा फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म के लिए हम लोग को राष्ट्रपति महोदय का पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हमको मिला फिल्म के लिए। तो आशिम खेत्रपाल मेरे संग दूसरी पिक्चर बनाना चाहते थे और एक कहानी मेरी थी, चल जीत ले ये जहां। तो उस कहानी पे वो काम करना चाहते थे। जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने एक शर्त रखी कि विकास, ये फिल्म हम तब करेंगे जब तुम डायरेक्ट करोगे। मैं बजट लगाने को तैयार हूँ, पैसा लगाने को तैयार हूँ, लेकिन फिल्म तुम डायरेक्ट करो। मैंने कहा भाई मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, डायरेक्टर ला देता हूँ मार्केट में, मेरे बहुत दोस्त घूम रहे हैं। बोले नहीं, तुम करोगे तो मैं करूंगा। तो इस चक्कर में एक डेलोरेमा करके दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें मुझे साईं बाबा के लिए अवार्ड मिला। तो वहीं पे सारी बातचीत हुई और मैं लौट कर आ गया। मैंने कहा भाई मेरे से डायरेक्शन नहीं होगा। फिर काफी दिन बीत गया। मेरा एक दोस्त है, बहुत अजीज दोस्त है, राकेश रोशन, प्रिंस कैमरामैन है, बहुत अच्छा वो। प्रिंस ने मुझसे कहा भैया आप पीछे क्यों, आप करो, आप सब कर सकते हो, आप तो इतना अच्छा काम करते हो, करो आप। तो काफी दोस्तों का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिला और अल्टीमेटली मैंने हाँ किया और फिल्म शूट की। करीब 40% मैंने उस फिल्म को अभी शूट कर लिया है। कोरोना की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, तो आफ्टर कोरोना हम लोग फिर से उसको शूट करेंगे। ये पहली फिल्म है सर जो इंडियन फिजिकल क्रिकेट टीम है, जिन्होंने डिसेबल्ड बच्चे, जिन्होंने अभी 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीता है, ये इनके लाइफ स्ट्रगल पे। और सच बात विजय जी ये है कि हम लोगों का स्ट्रगल जहां खत्म होता है, उनका वहां शुरू होता है। वो बच्चे वो हैं जो पैंट्स की जिप अपने हाथ से बंद नहीं कर सकते हैं। और उनमें वो बच्चे हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को एक ओवर में 3 बार नेट पर आउट किया है। एक बच्चा हमारे संग जिसको सचिन ने बैट पर लिख के दिया है कि तुमसे बेटर बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ये बच्चे जिन्होंने ऐसा घोर स्ट्रगल किया है कि शायद सोचा नहीं सकता। हम लोग अपने स्ट्रगल को कहते हैं हमने जूते घिसे। अरे जूते क्या घिसने भाई, जूते ही नहीं है उनके पास, चलने के लिए पैर नहीं है। वो स्ट्रगल देखो ना। तो शायद वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है, हम सबके लिए एक लेसन है, हम सबके लिए एक टीचिंग है कि सच में संघर्ष होता क्या है। और उसके ऊपर मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो शायद अगेन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है। और थैंक्स टू औशिम, जिसने मुझे जिद करके इस फिल्म का डायरेक्शन दिया। क्या बात। सर, पवन सर से एक बार फिर लाइन लेते हैं, सरप्राइज। जी। बिल्कुल बाबू जी को लेके आई। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। बाबू जी प्रणाम। नमस्कार भैया, नमस्कार, कैसे हैं
विकास बहुत हाँ बहुत बाबूजी, बस बढ़िया सा आशीर्वाद है। खुशी हो रही है मैं- इतने दिनों के बाद, लॉकडाउन में तो मिलना ही नहीं हो रहा है। हाँ इतने विजय दिन जी हो गए मेरे मिले लंबे हुए, एक दूसरे को देख पाए बाबूजी, आशीर्वाद मिल बातचीत गया तो होती था। रहती है। जी कैसे विजय भाई मैं आप? विजय जी बाबूजी हाँ विजय पूछ भाई रहे कैसे हैं आप? सर बस आशीर्वाद आपका सर, आशीर्वाद आपका। मैं बिल्कुल बाबूजी सर, को बढ़िया परिचय आशीर्वाद करा दूं आपका। विजय भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो। थैंक यू थैंक यू। विजय भाई बिल्कुल आप सर, बिल्कुल 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 देखिए, सर। हम आवाज जी नहीं आ सर, रही। बिल्कुल सर। जिस महानुभाव के संग बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं पवन कुमार जी, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और जया जी को लेकर फिल्म बनाई अभिमान, जिन्होंने सुभाष घई साहब को पहला ब्रेक दिया विश्वनाथ, जिन्होंने राज बब्बर, कौन ऐसा कलाकार, शत्रुघ्न सिन्हा, सारे कलाकारों को ब्रेक मिला या उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो इनके चरणों से या इनके पास से ही निकला, इनकी फिल्मों से निकला। और एक बहुत लीजेंड, बहुत नामी, बहुत पुराने प्रोड्यूसर हमारे बीच में है पवन कुमार जी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बाबूजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लोकल गार्जियन बॉम्बे में आप ही हैं, और मैंने एक साथ में फिल्म की है विजय जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन चरित्र पर थी, बाबूजी सिंह की। और फिर उसके बाद एक परिवार जैसा माहौल, आज भी अगर बम्बई में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए, लेकिन आज भी बाबूजी के ऑफिस में जाके जो प्रेम स्नेह, मतलब मैं छोटी सी घटना बताता हूँ कि सुबह बाबूजी का फोन आया था और मैं बोलता हूँ बाबूजी आज आ रहा हूँ, तो मेरी मिसेज अपने आप बोलती है अच्छा आज खाना नहीं बनेगा ना, बाबूजी के यहाँ जा रहे हो। तो ये स्नेह है, कोई भी पहुंच जाए भोजन क्या बात बाबूजी है। को करके जाएगा, ये प्रेम आज भी बाबूजी के यहाँ बना हुआ है। तो ऐसे सर आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का सबका नाम बता रहे थे सर, मेरा तो रुआ खड़ा हो गया। इतनी बड़ी महान हस्ती से हमारे ब्लॉग का ना सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। आवाज नहीं आ रही, बाबूजी आवाज आ रही है? बहुत कम बोलिए जरा। हाँ आवाज आ रही है? अभी आई। जी जी, आपका स्वागत, आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, मिलके, और विकास को मिले हुए तो बहुत अरसा हो गया जी, जब से जी। लॉकडाउन हुआ है, वरना तो अक्सर मिलते थे, अक्सर बातें जी। तो खैर फिर अभी जी भी सर। फोन से होती रहती हैं, जी लेकिन मुलाकात तो हो नहीं रही है। जी चलिए इस बहाने मुलाकात हो रही है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। विकास सर जी, विकास सर के बारे में कुछ बताइए। विकास तो इतनी बड़ी हस्ती है, उनके बारे में मैं क्या क्या, क्या बोलूंगा। यानी इतनी नॉलेज इनको माइथोलॉजी की और इन सारे सब्जेक्ट्स पे इतनी इनकी कमांड है, अद्भुत है वो। मैंने ऐसा व्यक्ति बहुत जी कम मेरी माने नहीं है उसमें नॉलेज में, कि जितनी नॉलेज इनको है जी और जितना ज्ञान इनको है दूसरे किसी को होगा। जिस भी सब्जेक्ट पे, धार्मिक विषय पे बात करें, बस ये धारा प्रवाह शुरू हो जाते हैं और बोलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कोई माने बेहद जो है नॉलेज से भरपूर है इनका। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मुझे मैं एक पिक्चर प्लान कर रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु। तब मुझे एक लेखक के संपर्क में आने की बात आई, तो विकास जी से मुलाकात हुई और हमने वो फिल्म भी की, श्री चैतन्य महाप्रभु। बहुत बढ़िया फिल्म इन्होंने लिखी थी, इनकी नॉलेज तो है ही है, उस नॉलेज का हमने फायदा उठाया उसमें। इन्होंने लिखा बहुत अच्छा और फिल्म बहुत अच्छी बनी, और तब से हम समझिए एक परिवार के रूप में ही जो है एक दूसरे के साथ हैं। जब भी कोई बात होती है बस फोन उठाते हैं, विकास बहुत दिन हो गए भाई, मिलो ना, आके मिलते हैं। ये कहेंगे हाँ ठीक है, आ रहे हैं भाई, और हम मिलते हैं, गप्पे वप्पे मार लेते हैं, बैठते हैं। बहुत इनका ज्ञान जो है वो वाकई सराहनीय है। इतनी नॉलेज उन्होंने कैसे इतना इनको याद रहता है, कैसा इन्होंने पढ़ा होगा कितना। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने महाभारत और रामायण लिखी, वाल्मीकि जी और व्यास जी, उससे कुछ कम नॉलेज इनकी अब नहीं रह गई, इतना क्या ज्यादा बात, क्या बात। माने ज्यादा इनका अध्ययन है और नॉलेज है। और मुझे खुशी इस बात की है, अब तो लेटली अभी एक खुद स्वयं एक फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं, जिसका मुझे बेहद जो है ना संतोष है और खुश हूँ। एक ये इनको बहुत पहले एक्चुअली
इस फील्ड में आ जाना चाहिए था, डायरेक्शन में भी। खैर अब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वो पिक्चर पूरी हो और हमें देखने का मौका मिले और सारी माने पब्लिक को भी देखने का मौका मिलेगा। जी 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 जी। सवाल कुछ है? मेरे ऊपर बहुत क्या बात है, आशीर्वाद है बहुत विजय भाई जी बाबूजी का। थैंक यू। बाबूजी से और जी। कुछ पूछना है अच्छा, विजय भाई? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, बस मैं बाबूजी को बुलाऊंगा एक बार, इतनी बड़ी हाँ हस्ती को बाबूजी जरूर हाँ मैं बुलाइए अपने ना। कभी थैंक यू कभी। थैंक ओके। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात, इतनी बड़ी, मैं सर आप बता रहे थे मेरा रुमां खड़ा हो गया, कितनी बड़ी सर हस्ती से मिलके अभिमान, और कितना खुशी विश्वनाथ, होती है। सुभाष गई, फिर वो एक पिक्चर थी ना, ओंठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, अमर प्रेम, ये सारी शेरनी, ये सारी फिल्में इन्होंने बनाई जी जी जी। और अभी तक बना ही रहे। मतलब कोई, बाबूजी हमसे ज्यादा यंग है, मैंने इनके संग बहुत सारा काम किया। एवरी मंथ 2 बार 3 बार हम लोग मिलते हैं। इज वेरी यंग, वेरी चार्मफुल, मतलब काम के लिए इतने एक्टिव, इतना ज्यादा जोश रहता है इनको। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग देखे, मतलब जी काम के लिए परेशान हो जाएंगे कि नहीं ये जी। काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, और टाइम पे चाहिए। टाइम अगर आपने बोल दिया बाबूजी 4 बजे मिलते हैं, वो 4 बजे वहां खड़े मिलेंगे आप। इस उम्र में भी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी। क्या बात। क्या बात क्या बात। सर सर ये एक एक मतलब प्रश्न कहीं ये सुनी है बात नहीं विजय कि जी, एक जब मैं बाबूजी एक की बात राइटर करते कोई, हाँ सॉरी, जी आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक छोटी सी जी बात बोलिए बता बोलिए रहा सर, हूँ कि बोलिए हम बोलिए। लोग शंकर आप महादेवन के स्टूडियो में हम और बाबूजी जी दोनों सर। साथ साथ गए। आप आवाज आ रही है? जी आ रही बिल्कुल बिल्कुल आ ओके। रही आ तो वहां पे आमिर खान साहब खड़े हुए थे रही। जी और हमको तो खैर क्या जानेंगे आमिर खान, लेकिन जैसे ही पवन कुमार जी को देखा, वो भागते हुए आके एकदम, हेलो पवन जी कैसे हो? पवन जी ने कहा अरे आप कैसे हो बताओ। बोले अरे पवन जी मैं भूल जाऊंगा आपके ऑफिस में कितने दिन स्ट्रगल किया है मैंने। तो ये मेरे आंखों देखा भाग क्या कि आमिर खान आके उनको बोलता है कि मैंने आपके ऑफिस में स्ट्रगल किया है। अब बोलिए आप, सॉरी। क्या बात क्या बात। तो बड़ी बिल्कुल हस्ती बिल्कुल, हैं नहीं नहीं और सर, बहुत अच्छी बात। प्रेमी हैं। जी सर जब एक, जी बिल्कुल बिल्कुल। सर जब एक राइटर एक सीन लिखता है बहुत ताम झमका और सब कुछ कि भाई ये करना वो करना है, और जब आप प्रोड्यूसर बोलता है राइटर को यार थोड़ा सा कुछ सीन को कुछ कर दो, जब आप प्रोड्यूसर होते हैं और आपके सामने एज ए राइटर और प्रोड्यूसर में एक द्वंद्व होता है तो आप क्या करते हैं? सर मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूं इस मामले में। मुझे जो भी प्रोड्यूसर मिले, इवन जो चैनल जी से भी मुझे टीम मिली है, उन्होंने जी मेरे लिखे पे कभी प्रश्न नहीं उठाए हैं। तो जी और लेखक, मैंने जी आपसे एक बीच में भी बोला था कि मैं लेखक ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लेखक बनना है क्योंकि जी मेरी माँ का सपना था मैं लेखक बनूं। तो कभी मेरा ऐसा द्वंद आया नहीं। सर मैं लिखता बिल्कुल बिंदास लिखता हूँ। ये कभी नहीं सोचता कि मैं प्रोड्यूसर हूँ कोई दूसरा प्रोड्यूसर हूँ। शूट कैसे करना है ये रास्ता भी मैं जानता हूँ, क्योंकि उसका कारण है मैंने दूरदर्शन के बहुत लो बजट के शोज किए हैं और बहुत बड़े बड़े शोभा सोमनाथ जी जैसे जी लेविश बजट के भी शो किए हैं। तो मुझे मालूम है रास्ता कैसे निकालना है, ले खूबसूरत कैसे दिखना है, जी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है, वो मुझे मालूम है। तो लिखते समय मेरा द्वंद कभी नहीं, और बहुत भाग्यशाली हूँ। चैनल में भी मुझसे आधे से अधिक चैनल वाले जितने भी ईपीज हैं, जितने भी हमारे क्रिएटिव्स हैं, वो बोलते हैं अरे सर आपको कौन फीडबैक देगा, करो ना अपने आप। एक एपिसोड पे भी मुझे फीडबैक मिले ही नहीं सर आज तक। सच भाग्यशाली हूँ। क्या बात है, क्या बात। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत दुर्भाग्य कहें कि जो भी कह ले सकते हैं कि जब हम काम करते तो हमको पेमेंट 3 महीने बाद मिलता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कुछ गारंटी नहीं है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी टेक्नीशियन। सर ये इस पे कुछ आप सुझाव दें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर में है कि सर चैनल ये में है, बहुत कहाँ बहुत पे बड़ी प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में आ गई है कि एक तो होता क्या है कि नॉर्म्स है 3 महीने के, कि 3 महीने में आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन 7 महीने से पहले पैसा मिलता नहीं। हमें 7 महीना में मंजूर है। जब पैसा लेने का वक्त आता है तो प्रोड्यूसर हमको बोलता है सर एक काम करो कि हमारा बड़ा लॉस हो गया, 30% पेमेंट छोड़ दो। हम 30% पेमेंट भी छोड़ देते हैं, फिर भी पेमेंट नहीं मिलता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कचहरी करते हैं, केस डालते हैं,
तब कहीं जाके हम पैसा हासिल कर पाते हैं। मैं इस विषय से बहुत परेशान हूं। मैंने बीच में अपने जो हमारी एसोसिएशन है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, उनसे भी बातचीत की, उनको भी सुझाव दिया। मेरे मन में एक सुझाव है सर, मैं चाहता हूं कि हर फेटर्निटी, जितनी भी हमारी जी यूनियंस हैं, जितनी भी हमारी फेटर्निटी है, जितनी फेडरेशन है, और इसके अलावा जितने भी इस पूरी विधा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर इसको समझे तो शायद इसका से बेटर सोल्यूशन मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए क्या होता है कि आज कोई व्यक्ति अपने आप को प्रोड्यूसर कहता है, वो प्रोड्यूसर नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, वो प्रोड्यूसर नहीं है। क्यों? अगर आप प्राइवेट चैनल पे काम कर रहे हैं, आपने एक शो बनाया, तो राइट्स उसका नहीं जो प्रोड्यूसर है, राइट चैनल का है। तो जी मालिक कौन है? चैनल। आप लाइन प्रोड्यूसर की तरह काम कर बिल्कुल रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी का पैसा मारे। तो चैनल सिर्फ एक छोटा सा काम करे कि जैसे ही शो वाइंड अप होने लगे, वो प्रोडक्शन हाउस को, प्रोड्यूसर को, जो भी लाइन प्रोड्यूसर को ये बोले कि आप सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट की एक एनओसी लाकर मुझे दे दीजिए। जिस दिन आपकी एनओसी होगी, आपका लास्ट पेमेंट मैं क्लियर कर दूंगा। टॉप टू बॉटम एनओसी ऑफ 100% एज पर एग्रीमेंट मुझे चाहिए। ले आइए, पेमेंट ले जाइए। सर इतनी सी बात अगर हो जाए, चाहे इसमें गवर्नमेंट बॉडीज है, चाहे कोर्ट इन्वॉल्व हो, ये सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। मुझे बीच में मेरे एक मित्र हैं श्री धनंजय कुमार जी, बड़े अच्छे लेखक और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, राइटर एसोसिएशन में बड़े अच्छे पदाधिकारी और काफी मेहनत करते हैं जी हमारे लिए, हम राइटर्स के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि इतने सारे केसेस आते हैं प्रोड्यूसर्स के संग, इतने सारे पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे। सर सारे केस एक दिन में खत्म हो जाएंगे अगर चैनल ये बोले कि भैया पैसा लेना है, आप लेकर अपना एनओसी आ जाओ। हो क्या गया है सर? देखिए प्रोड्यूसर ये गलतियां करता है, वो प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाते हैं। वो एक बार में मुर्गी के पेट से सारे अंडे निकालने की कोशिश करता है, वो देता नहीं है। मैं उन सब चीजों का एक्सेप्ट करता हूँ, फिर भी मैं एक बात पूछता हूँ कि टेक्नीशियन ने क्या दोष किया? उसने तो अपना पसीना बहाया, उसने मेहनत की, तुम्हारा शो बनाया, उसका पैसा तो दो। नहीं देते हो, चलो अब एक रास्ता बनाते हैं, हर चीज तुम चैनल को देते हो, चैनल के लिए कर रहे हो, तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टीज है, तुम्हारी जितनी राइट्स है, वो चैनल के हैं, तो पेमेंट्स का भी चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भाई वहां पे विजय सैनी साहब ने काम किया था, विजय सैनी को पेमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कौन देखेगा? चैनल देखे ना। चैनल एक लेटर मांगे विजय सैनी के, लिखा हुआ कि हाँ साहब मुझे जो बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से पूरा पैसा मिल गया, बात खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, प्यार भाव आ जाएगा, प्रेम का वातावरण बन जाएगा। ये तो जी पूरी इंडस्ट्री में एक ऐसा तलवारें खिंच जाती है, झगड़े हो जाते हैं, राइटर स्टेशन में जाकर केस डाल देते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, सब बंद हो जाएगा। सिर्फ एक चैनल इनिशिएटिव ले ले कि मुझे एक एनओसी देना। सारी समस्याओं का समाधान मुझे यहां दिखता है बिल्कुल कि एक एनओसी आपकी कितनी परेशानियों का अंत कर सकती है। और मैं आपको एक अच्छे बात बताता हूं कि कुछ वेव चैनल ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी हमारे चैनल सोनी, जी, क्या स्टार, बात कलर्स, इनको भी इस प्रक्रिया में आगे आना चाहिए, इनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई तुम मेरे लाइन प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर नहीं, क्योंकि राइट्स तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहाँ के प्रोड्यूसर हो? मैंने भी बहुत सारे चैनल्स के शो पर प्रोड्यूस किए, आई एम नॉट प्रोड्यूसर, मेरे पास राइट्स नहीं है उसके, मैं उसको बेच नहीं सकता हूं। तो मैंने बनाकर चैनल को सौंप दिए, तो मैं लाइन प्रोड्यूसर की तरह एक एनओसी भी सबके साइन करा लूं, बात ही खत्म हो जाती है। तो ये सर कैसे होगा, कैसे मतलब चैनल कैसे तैयार होगा? उसके लिए किन किन लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा? कहाँ आवाज अपनी निश्चित उठानी रूप से पड़ेगी? फेडरेशन को, निश्चित रूप से स्क्रीन राइटर एसोसिएशन को, निश्चित रूप से अपना इप्टा को, इम्पा को, सबको मिलना पड़ेगा जाके। जितनी भी हमारी फेटर्निटीज हैं, जितनी भी हमारी एसोसिएशन फेडरेशन हैं, इन सबको एक ज्वाइंट बॉडी बनाकर मिलना पड़ेगा कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि ये होते ही सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां अंत हो जाएंगी। आप क्यों नहीं करते हो कि एक एनओसी दे दो? सारे चैनल्स को एक कॉमन बोर्ड की मीटिंग, बोला बीच में स्ट्राइक हुई थी, सारे चैनल वाले आए थे। आप स्ट्राइक मत करिए, मैं स्ट्राइक का कभी समर्थन नहीं देता हूं, क्योंकि काम रोकना किसी बात का सुझाव नहीं है। आप उनसे मिलिए, टाइम ले लीजिए, हम चलेंगे संग में, और ऐसे 10 जी राइटर चलेंगे, हम अच्छे राइटर से बात कर लेंगे, अच्छे प्रोड्यूसर से बात कर लेंगे, अच्छे डायरेक्टर, सब लोग जाओ, एक कॉमन टेबल पे बैठ के डिस्कस करो कि भाई हम चाहते हैं इस चीज का अंत हो, बहुत सारे मुकदमे हो रहे हैं, बहुत सारी लड़ाई हो रही, तो व्हाई नॉट एनओसी ली जाए। बिल्कुल, अच्छा सुझाव, बहुत बढ़िया सुझाव है।
जी जी सर, अपने फिल्म इंडस्ट्री पर परिवारवाद का बहुत तभी चर्चा का विषय बना हुआ आरोप लगा जा रहा है, आप कहां तक सहमत हैं उससे? सर देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि अगर फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? बैंकर बनेगा क्या? क्यों बनेगा बैंकर? आपने कभी अंबानी से पूछा कि उसका बेटा अंबानी क्यों बन गया? आपने कभी सोनिया गांधी से पूछा राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में क्यों ले आई? जब एक बात देखिए, यहाँ पर एक बात है, हमारे यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है सर, इस बात को समझना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर नहीं बन जी सकता है क्योंकि उसको उस पैरामीटर में गुजरना पड़ेगा जिसमें सचिन गुजरा था। हम उस पैरामीटर में, हम क्रिएटिव लोग हैं, हमको लगता है कि हम इस फला आदमी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भले ही मेरा बेटा हो, मुझे इससे जरा सी भी शिकायत नहीं है विजय भाई कि कोई आदमी अपने बेटे को हीरो बना रहा है या कोई आदमी अपने बेटे को डायरेक्टर बना रहा है। हर आदमी के सपने होते हैं और हर आदमी का अपना बेटा होता है, करना चाहिए। मुझे शिकायत तब होती है जब आप अपने बेटे या अपने बेटे के ना होते हुए भी दूसरे की टांग ऐसी खींचते हैं कि वो मरने को मजबूर हो जाए। ये गलत, मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं हूं। आप अपने लिए कुछ भी रास्ते बनाइए, आप कितना आलीशान महल बना लीजिए अपने लिए, अपने बेटे के लिए क्या फिल्म बना दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे की टांग मत खींचो भाई, दूसरे को मरने लायक मत छोड़ो, उसको ऐसा अपमान मत करो, उसकी ऐसी उपेक्षा मत करो कि वो जाके सुसाइड कर ले। वो अपने दम पे जो कर रहा है करने दो ना, तुम्हें क्यों आग लग रही है? देखिए, एक जीवन में ये जो जेलस है जी ना, इसने बहुत लोगों को नुकसान कष्ट पहुंचाया है और इसका परिणाम है। तो मुझे इस बात से जो आज बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि इसका बेटा बढ़ गया, उसका बेटा, और कहा जाएगा भाई? शाहरुख का बेटा शाहरुख की एक्टर ही बनेगा ना, राज कपूर का बेटा ऋषि कपूर बने ही ना। तो बिल्कुल बना, वो परंपरा चली आ रही है और चलेगी। कहाँ जाएंगे भाई? जब उन्होंने आंख खोली तो कैमरा देखा, एक्शन देखा, साउंड देखा, लाइट देखी, स्टार्ट किया, तो वो बच्चे वही बनेंगे। राज कपूर साहब ने सोचा था क्या कि जब वो मेरा नाम जोकर बना रहे तो ऋषि कपूर को बचपन का रोल करा दिया उन्होंने? तो उनको मालूम था बच्चे इसी फील्ड में आने वाले हैं। तो ये सर, ये प्रश्न बिल्कुल गलत है कि साहब उसका बेटा आ गया, इसका बेटा आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। मेरा बेटा, मैं भी उस लायक हो जाऊं कि मैं आज राज कपूर बन जाऊं या मैं एकता कपूर बन जाऊं, तो मैं भी 100% अपने बेटे को आगे प्रमोट करूंगा और लाके खड़ा करूंगा। तो इसको मैं बुरा नहीं मानता हूं। बुरा तब सही होता है कहा। जब आप दूसरे के लिए खाई खोदो, दूसरे के लिए बुरा सोचो, दूसरे के लिए बुरे कर्म करो, दूसरे को धक्का मारो, दूसरे को कहो ये पागल है क्या, ये सनकी है क्या, ये साइकिक है क्या। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं और बिल्कुल हिम्मत से विरोध करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बोलता हो वो साइको है, वो बेवकूफ है अगर ऐसा कोई बोलता है तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, जो लोग इस फील्ड में राइटर बनने के लिए आना चाहते हैं, नए लोग, उनके जी लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, उस पर प्रकाश डालें। सर, मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। उस घटना में सारा सार छुपा है। मैंने आपको शुरू जी से बताया कि कैसे मैंने अपनी दादी से संस्कार पाए, कैसे उनसे रिसर्च करना सीखा। मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जी विभूति से मिला, आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर की शिष्या गौरा पंत शिवानी। शिवानी जी लखनऊ में थी और बड़ी प्रसिद्ध उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, शमशान चंपा, 14 फेरे, सब उन्हीं की किताबें हैं। तो बड़े सौभाग्य से मुझे उनका दर्शन मिला। मैंने उनकी एक पुस्तक के ऊपर एक पत्र लिखा था और पत्र के जवाब में उनका पत्र यह आया था कि अगर संभव हो तो आप उससे आकर मिलिए। जब मैं मिलने गया तो मेरी आयु थी 19 साल और शिवानी जी ने मुझे देखा। शिवानी जी उस समय नहीं होंगी, 62-61 साल की। मुझे देखा तो उन्होंने माने ही नहीं कि वो पत्र मैंने लिखा है। बड़ी देर तक तो इस पर चर्चा होती रही। फिर जब ये विश्वास हो गया कि पत्र मेरा लिखा हुआ है तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने पैर छुए। उन्होंने मुझे अपनी 5 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी और एक बात बोली, वो शायद मेरी जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र था। वो बात ये थी कि बेटा, जीवन में एक कसम, एक संकल्प ले लो कि हर दिन एक पन्ना लिखो, चाहे कुछ हो जाए, एक पन्ना तुम्हें लिखना है। एक पेज पकड़ लो, उसको लिखना है, कुछ भी लिख लो। तो मैं उनका वो गुरु मंत्र लेकर आ गया, किताबें भी लेके आया था। मैंने उसी दिन से संकल्प किया कि आज से एक पेज लिखना शुरू कर।
और 2-3 साल लगातार ऐसे में बड़ा खराब लिखता था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो जो रोज लिखने का अभ्यास था, एक हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास है जड़मति हो तो सुजान, तो मेरे जैसा जड़ व्यक्ति भी सुजान हो गया, मैं लिखने लगा। उसी समय मुझे विश्वामित्र में काम मिल गया, मेरे आर्टिकल छपने लगे। तो शायद वो जो एक पन्ना में रोज लिख रहा था, जो शिवानी जी का मैं जैसे जड़ को एक सुजान बनाने की दिशा में एक आशीर्वाद था, प्रेरणा थी, उस प्रेरणा ने काम कर दिया। तो मैं अपने सभी लेखक बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि भाई कुछ मत करो, एक पेज जरूर लिखो। और एक बात ध्यान रखना, लिखो तो पहले पढ़ो, पढ़ोगे तभी लिख पाओगे, बिना पढ़े मत लिखना। या देखो तो लिखो, घुमंतु बहुत अच्छे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने देखा, दुनिया में घूमे, उन्होंने लिख दिया। या तो पढ़ो तो लिखो, या देखो तो लिखो। यही मेरा अपने सभी दोस्तों को, भाइयों को संदेश है कि आप लोग देखिए, पढ़िए और लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, एक पेज जरूर लिखिए। जी सर, आखिरी प्रश्न ये मेरा कि इस महामारी के काल में हमारी इंडस्ट्री के लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, हर व्यक्ति परेशान है। और आप देख ही रहे हैं, लोग आत्महत्या तक कर ले रहे हैं, जो बहुत दुखद है। उस पर कुछ पॉजिटिव मैसेज। देखिए, दो चीजें, एक तो आत्महत्या जो हुई है उसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है। कई लोगों की आत्महत्याएं आई हैं सामने फिल्म इंडस्ट्री के, उनका कोरोना से संबंध नहीं है, वो और भी कई कारण हैं। ये एक बड़ा प्रासंगिक प्रश्न, मैंने जो आपने पोस्टर बनाया था मेरे लिए, उसको भी मैंने पढ़ा, उसमें भी बड़ा आपने सुंदर लिखा कि मन की एकाग्रता कैसी हो। जी। जब मैं साईं की आत्मकथा लिख रहा था, साईं की आत्मकथा भाग 1 नहीं भाग 2 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसमें एक चैप्टर लिखा जो करीब करीब 40 पेज का चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मन। और उस चैप्टर का सारांश मैं यहाँ पर अपने मित्रों से, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विजय जी को के साथ हैं, तो उनसे कहना चाहूंगा, उस मन चैप्टर की एक लाइन है कि इस शरीर में, जो मानव शरीर है, इसका जो सबसे खतरनाक यंत्र है वो है मन। इससे ज्यादा खतरनाक यंत्र कोई हो ही नहीं सकता। विज्ञान ऐसे यंत्र की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मन इस गति में चलता है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी हम अमेरिका पहुंच गए, अभी जापान में, इस समय चीन में खड़े हुए हैं। तो ये जो मन की गति है, विज्ञान कभी इसको पा नहीं सकता है, विज्ञान इसको सोच भी नहीं सकता है, कभी जान नहीं सकता है कि क्या है। जी। बट ये चंचल है, क्योंकि मन की चंचलता चंद्रमा से जुड़ी हुई है। अब इसके ज्योतिष शास्त्र से देखें तो मन जो है इंद्रियों का स्वामी है, और इंद्रियों के स्वामी का संपर्क जो है चंद्रमा से है। तो चंद्रमा भी दिन घटता बढ़ता रहता है। इस मन को कंट्रोल, मन को एकाग्र करें कैसे, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे संघर्ष काल हो, चाहे जीवन काल हो, इस मन को कंट्रोल करना शायद असंभव है। ऋषि मुनि भी इसके सामने हारे हैं, और एक नहीं 1,00,000 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि देवताओं का राजा इंद्र इस मन से हार कर अहल्या से कुकर्म कर बैठा। इस मन की जो रीतियां हैं वह हमारे कंट्रोल में कहाँ आएंगी, हम कहाँ पकड़ पाएंगे। बट मैंने अपने गुरुओं से और बहुत सारे दिनों तक अध्ययन करने के बाद मैंने जब इस विषय को लिखा, तो मैंने एक उपाय लिखा, बहुत छोटा सा उपाय था, और मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं इस उपाय को, इस विजय जी के ब्लॉग के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। देखिए, ये जो मन है, ये आपका सबसे सच्चा सेवक, बट ये एक ऐसा सेवक है जो स्वामी बनने में टाइम नहीं लगाता है, पल बीता कि वो आपका स्वामी बन जाता है। आप किसी विषय के ऊपर नकारात्मकता से सोचना शुरू करिए, नेगेटिविटी से सोचना शुरू करिए, ये मन आपके 10 कदम आगे चलेगा। आप तो सोच रहे हो कि मैं उसको एक थप्पड़ मारूंगा, ये कत्ल करने का रास्ता बता देगा। रावण से ज्यादा नेगेटिविटी ये आपको सिखा देगा। ये मन का एक स्वभाव होता है, जिसको अगर आप चाहें तो आप जान सकते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा, आपके पास भी वही मन है, मेरे पास भी वही मन है। तो मन जो है आपका इतना नेगेटिव हो जाएगा कि शायद रावण भी आपके सामने पानी मांगेगा कि रावण क्या चीज है। अब आप इसको कंट्रोल करना चाहो तो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि तो निकल चुका घोड़े पे बैठ के। अब इसके घोड़े की लगाम को कसा कैसे जाए, क्योंकि घोड़ा रुकने ही वाला नहीं है। ये इसको साधना कठिन है, इसको रोकना कठिन, असंभव है। साधना कठिन है, रोकना असंभव है।
साथ दौड़ना तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि हत्या करवा देगा आप। तो करें क्या? दिशा बदलो, सिर्फ एक ही काम करो, दिशा बदलो। और दिशा जैसे ही बदलना सीख लोगे, बहुत छोटा सा संतुलन है, जो नकारात्मक की तरफ जा रहा है, जो निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ घुमा दो। अपने परमात्मा में ध्यान लगाओ, भक्ति का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, मनन करो। जैसे ही तुम भगवान के चिंतन में अपने मन को लगाओगे, जैसे ही सात्विकता में, जैसे सच्चाई में लगाओगे, वैसे ही ये सच्चे सच्चे उदाहरण लेकर आने लगेगा। आपकी माँ ने भी उतने संस्कार नहीं दिए होंगे जितना आपका मन आपको सिखा देगा, और वैसे ही आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। देखिए, दो चीजों का ध्यान हमेशा रखना है कि इस संसार में निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक संघर्ष चलता रहा और चलता रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब वो अणु अकेला था और विस्फोट हो रहे थे, तब वो अणु छुप गया होगा, तो शायद निगेटिविटी जो विस्फोट के रूप में उसके सामने आ रही थी, तो अणु छुप के बचा रहा होगा, और धीरे धीरे अणुओं का संग्रह हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति को संतुलित किया, उन्होंने अपनी दिशा को बदला, और एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उन्होंने एक रूप धारण किया, जिसका स्वरूप हम लोग हैं, हम आप हैं। हो सकता है पहले मछली बने हो, या फिर कभी वनस्पति बने हो। ये पूरी जो 7 किंगडम से होते 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 आज हम मानव बने, पर स्वरूप वही है। पॉजिटिविटी जिस दिन आप अपने भीतर पैदा कर लोगे, या अपना ध्यान, अपना मन पॉजिटिविटी पे लगा दोगे, उस दिन आपके सामने सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपका मन आपका गुरु बन जाएगा, आपका स्वामी बन जाएगा, और आपको ही पॉजिटिविटी के, सकारात्मकता के रास्ते पर लेके चलेगा। क्या बात है, कितनी ज्ञानवर्धक बातें की बताई आपने कि मन ही है, मन ही मन के घोड़े को शांत करो। क्या बात है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्ञान की बातें हुई, और आप जैसे विद्वान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू विजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपके संग। थैंक यू। और आप सभी को, जो लोग देख रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ओम साईं राम।